तो दोस्तों द काउंटडाउन हैज़ बिगन। एसबीआई क्लर्क मेंस का पहला एग्ज़ाम कल होने वाला है एंड फिर 12th को होगा। तो बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफ में हम आज डिस्कस करेंगे कि अटेम्प्ट जीए क्वेश्चंस कैसे करने हैं कल के पेपर में, ताकि आप ये गलती ना करें। ये गलतियां जो और लोगों ने की हैं वो गलती आप ना करें, उन पे हम आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सर, लेट्स स्टिक टू व्हाट आर द बेसिक्स जिन पे हमें फोकस करना है कल के पेपर में जीए में। सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, वो है गेस वर्क। गेस वर्क शुड बी एट मैक्सिमम 2। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अगर आप ज़्यादा गेस वर्क करोगे तो ज़्यादा गलत होगा, जिससे रिजल्ट पे, एक्यूरेसी पर और ओवरऑल मार्क्स पे असर पड़ेगा। बिकॉज एक्यूरेसी का रोल रहता है, उस पर नंबर्स आपको मिलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पहले के कुछ क्वेश्चंस में आपके आंसर नहीं बन रहे हैं, और ये दिस गोज़ फॉर अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, स्पेसिफिकली सो फॉर जीए, आपको परेशान नहीं होना है। इमरान खान के वर्ड्स में, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू वरी, बिकॉज इनिशियली ऐसा किया गया है। बैंकिंग का जीए स्पेसिफिकली बनता ही ऐसे है कि आपको परेशान करा जाए, लेकिन उसमें से एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इजीली डूएबल होते हैं। पहली नज़र में आपको आंसर आ जाता है अगर आपने लास्ट 4 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो पहला तो है गेस वर्क, दूसरा है पेशेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है गट फीलिंग। इसने नुकसान जितना किया है ना जीए में एस्पायरेंट्स का, उसने, विश्वास मानो मेरे भाई, किसी ने नहीं किया है। गट फीलिंग मेरा कहता है आंसर ये है, टिक कर देते हैं। मुझे लग रहा है आंसर ये है, टिक कर देते हैं। नहीं नहीं भाई, नहीं करना है। चौथा और इम्पोर्टेंट जो चीज़ अपडेट करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है अपडेट ये है कि 100% क्वेश्चंस करने हैं सर, बिल्कुल नहीं। टू एन एक्सटेंट, आज से 1 साल पहले आरआरबी का पेपर ऐसा आया था और आईबीपीएस क्लर्क का पेपर ऐसा आया था जहां पर 99% क्वेश्चंस डूएबल थे, लोग अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन लार्जली जो पेपर बनता है उसमें 70% क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की तैयारी कर रहे हो, और एट मिनिमम आप 15-16 नंबर, 18 नंबर के क्वेश्चंस कर पाओगे कल के पेपर में। क्योंकि अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कल के पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो अगर मैं अपना गणित लगाऊं, अगर मैं अपना मैथमेटिक्स लगाऊं, वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क की ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, 13,000 के आसपास है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिनका मेंस में जिन्हें मौका मिला है वो भी ज़्यादा है। तो चांसेस हैं कि जो कट ऑफ होगा ओवरऑल वो भी कम होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो लेवल एसबीआई क्लर्क का होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा, अगर आपने लास्ट 4 मंथ्स की पढ़ाई ढंग से की है। आप अगर सिर्फ मैराथन के भरोसे बैठे हैं तब तो 10-12 नंबर तक आने की उम्मीद है आपकी मैक्सिमम। लेकिन अगर आप ओवरऑल, अगर आपने 4 महीने पढ़ा है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, स्टैटिक जीके थोड़ा बहुत पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन आपने कंसेप्ट्स को पढ़ा है, उनको 2-3-4 बार रिवाइज़ किया है, तो अच्छे खासे नंबर आने के आपके चांसेस हैं, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पेपर का जो है वो ईजी टू मॉडरेट रहेगा, लाइंग ऑन द मॉडरेट साइड। मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर में बीकॉम, बीएससी, बीटेक सब लोग बैठते हैं और कई लोग यूज टू नहीं होते जीए को लेकर, बैंकिंग को लेकर। तो अगर ज़्यादा बैंकिंग की ओर फोकस आएगा तो पेपर मॉडरेट होगा, अगर कॉमन आएगा तो ईजी टू मॉडरेट पेपर होने की उम्मीद है, बहुत टफ पेपर आपका नहीं आएगा। हैविंग सेड दिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी आप पेपर ये सोच के मत जाना कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा या आसान आएगा। पेपर को मेरिट पे खेलिए। जैसे कि एक क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर पिच पे को देख के खेलता है, पिच कैसा प्ले कर रही है उसके हिसाब से बैटिंग करता है, वैसे आपको देखना पड़ेगा। चूँकि जीए के अंदर या सब्जेक्टिव कट ऑफ आपका नहीं है, तो ओवरऑल कट ऑफ पे आपको फोकस करना है, एंड वो आप तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 2 क्वेश्चन करके आइए, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बन पड़ रहा है उसको करके आइए। हाँ, एक चीज़ जो आप कर सकते हो वो है एलिमिनेशन टेक्निक।
ये बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन दिस शुड बी योर सेकेंड स्टेप। ये पहला स्टेप नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी योर सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप कि क्वेश्चन देखा, खटाक से आंसर आया और आपने आंसर टिक किया और आगे बढ़े। अच्छा एक चीज़ और, स्टेटमेंट एमसीक्यूज आएंगे, पीओ में आते हैं, क्लर्क में आते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट एमसीक्यू डेटा वाला है और आपको डेटा को लेकर आइडिया नहीं है, आप एक नज़र में देखिए, उसमें एक भी स्टेटमेंट में ऐसा डेटा है जो इररेलेवेंट है, तो उनको तुरंत अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, अगर 5 में से आपको 4 का श्योर है फिर भी नहीं करना है। अगर पांचों स्टेटमेंट श्योर हैं या जितने स्टेटमेंट है उतने श्योर हैं तो ही आपको ऑप्शंस को टिक करना है। दैट इज स्टेटमेंट एमसीक्यू। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे, वो बात यह है कि चूंकि पेपर जीए का एक स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल सी बनती है कि क्वेश्चन देखा, आंसर आया, टिक किया, आगे बढ़े, एलिमिनेशन टेक्निक बाद में यूज़ किया, तो समय आपको कम देना है। इसको मैथ्स की तरह ट्रीट नहीं करना है कि ये क्वेश्चन पे आप लगे हुए हो सोचने पे। नहीं सर, आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, इतना लोड नहीं लेना है। अब आते हैं कि हम एक्सपेक्टेशंस क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल आपके बन सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखिए कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल बनते ही बनते हैं। मैं वो टर्म्स बताता हूँ आपको, ताकि वो टर्म्स आपको, आप कम से कम उनको एक बार रिवाइज कर लो, मतलब जिन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स, जिनको अगर आप रिवाइज करके जाते हो उनके टॉपिक्स पे तो सवाल बनेंगे। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो कीवर्ड है एडीबी, कीवर्ड है सिडबी, कीवर्ड है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूपीआई, जीएसटी। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा सर कि एज इट इज़ इन्हीं टर्म्स पे आएगा, लेकिन पिछले 3 साल 2 सालों का अगर हम देखें पैटर्न, तो इन पे सवाल बना ही बना है, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे सवाल बना ही बना है। और इसमें अगर मैं जीडीपी को ऐड कर दूं तो एक सवाल आपका बना ही बना है। मतलब मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे टर्म्स है ना जिसमें कुछ ना कुछ करके वो सवाल पूछते ही पूछते हैं। ठीक, अगर हम नॉन बैंकिंग की ओर बढ़ें, नॉन फाइनेंशियल की ओर बढ़ें, तो आईएसआरओ और नासा, इन्होंने कुछ भी किया है, इनका कोई मिशन होगा, इनका कोई करंट अफेयर होगा, उस पे 1 से 2 नंबर के, 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल बनते ही बनते हैं। यूनियन बजट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुझे उम्मीद कम है आने का। हाँ, यूनियन बजट से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई है, उस पे चांसेस आने के हैं। कोई जो नंबर्स हैं उसके, फिजिकल डेफिसिट या फिर जो अलग अलग नंबर्स हैं, एलोकेशन, सवाल उस पे आपका बन सकता है। मेरे हिसाब से वो आने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। इनमें से मैं 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन टॉपिक्स में से। सिमिलरली जो बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम पर से क्लर्क एसबीआई में ज़्यादा नहीं आता, वो आरआरबीज में या और एग्जाम्स में आता है। एसबीआई क्लर्क में गवर्नमेंट स्कीम्स अगर कोई आएगा तो उसका एलोकेशन आएगा, टेन्योर आएगा, और अगर कोई अपडेट आया है वो आएगा। उसका स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा कम आता है एसबीआई क्लर्क के अंदर बनिस्पत आरआरबीज की बात करें अगर तो। ठीक, अगर मैं और टॉपिक्स की बात करूं, जो टॉपिक्स आप एक बार देख के जा सकते हैं, तो नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो नेशनल में अगर कोई इंडिया में समिट हुआ है उसको देख लीजिएगा। एक तो ये नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे नहीं रिकमेंड करूंगा आप स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पे फोकस करें, बिकॉज वो फोर्टे नहीं है पेपर का, ना ही आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको स्टेट स्पेसिफिक आना चाहिए। बिकॉज स्टेट जो भी आपको मिलेगा या जिस सर्कल में आप एज अ क्लर्क जाओगे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर एक एलपीटी होगा, आपका एक लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जाहिर सी बातें होगा, तो उससे मतलब नहीं है आपका। तो स्टेट्स अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इंटरनेशनल में भी आई अगेन रिपीट, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो नेशनल करंट अफेयर्स हो गया, टू एन एक्सटेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, और ये टॉपिक्स हो गए। इनसे 10 से 15 नंबर के सवाल आपके आ सकते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी पेपर कैन बी डिफरेंट। नंबर 1। अब आते हैं सर, कौन से मंथ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मंथ्स शुड वी एक्सपेक्ट इन टुमारोज पेपर, कौन से मंथ से हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अगेन डिस्क्लेमर, एज पर द ट्रेंड, जो ट्रेंड आपका रहा है, अगर हम उसकी बात माने तो उस ट्रेंड के हिसाब से सबसे पहले आपको मार्च पढ़ना है। क्या अप्रैल पढ़ना है?
आंसर है नो, अप्रैल नहीं पढ़ना है। और अगर मार्च भी पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले 1 से 15 मार्च पढ़ना है, ठीक है। जो लोगों ने करंट अफेयर्स किया है ऑन रेगुलर बेसिस वो ये बात अग्री करेंगे कि अगर आपने 1 से 15 मार्च पढ़ लिया तो अगर कोई खबर फरवरी से उठ के आ रही होगी, डेवलपिंग न्यूज़ होगी, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स किया होगा तो अगर आप 1 से 15 मार्च के करंट अफेयर्स भी आपने किए होंगे तो उसमें चूंकि हम ज़ॉम्बी मोड का यूज़ करते हैं तो उसमें फरवरी मंथ का भी मैंने बारंबार आपको रिवाइज कराया होगा, तो उससे आपका 1 से 15 मार्च भी कवर हो, सॉरी फरवरी भी कवर हो गया होगा। तो मार्च के बाद मैं आपसे कहूँगा जनवरी पढ़ें और फिर फरवरी पे आए। ये 3 मंथ्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर समय बचा फिर दिसंबर रिवाइज करिए, मतलब आज के दिन अगर आपको पढ़ना ही मन कर रहा है पढ़ने का तो पहले मार्च पढ़िए, फिर जनवरी पढ़िए और फिर फरवरी पढ़िए, ये सीक्वेंस रखिए। दिसंबर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, दिसंबर में कहूँगा आप मंथली एमसीक्यू पढ़ लीजिए, क्योंकि एक तो काफ़ी पुराना है और डिटेल में आप पढ़ नहीं पाओगे। उसका मंथली एमसीक्यू एक बार पढ़ लीजिएगा जिसमें स्पेसिफिकली दिसंबर करंट अफेयर्स को कराया गया हो, वो कर लोगे तो आपका मंथ बेसिस पे आपका दोस्तों हो जाएगा। अब सवाल आता है सर कि कितने मार्क्स अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे कल के पेपर में, या कितने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो एक सम्मानजनक मार्क्स है। तो वो नंबर जो है वो 15 का है ऑन एवरेज। अगर आप 15 मार्क्स, और अभी मैंने कल एग्ज़ाम हुआ नहीं है, जो एक ट्रेंड रहा है उसकी बात करूं तो 15 नंबर एक ऐसा मैजिकल नंबर है जिस अटेम्प्ट को हम अबव एवरेज कहेंगे। अगर पेपर एक्सट्रीमली टफ गया तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मॉडरेट रहा तो 15 एक ऐसा नंबर है जो आपको कल अचीव करने चाहिए, ठीक है। लेकिन जिनका फोर्टे है जीए, आई एम एक्सपेक्टिंग देम अबव 20-25 इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। लेकिन हाँ 15 ऐसा नंबर है जो मैं कहूँगा कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है, या आपने अभी सफलता बैच किया हुआ है, या आपने मंथली एमसीक्यूज़ किए हैं, मैराथन सेशन किए यूट्यूब पे मेरे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ 15। जिन्होंने डेली करंट अफेयर्स किया वो तो आराम से 15 के ऊपर ही इजीली स्कोर कर, मतलब ये मैं बता रहा हूँ ऑन एवरेज। हाईएस्ट 30 भी हो सकता है, आप ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हाँ ऑन एवरेज 15-16 नंबर तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑन एवरेज लोगों के अटैम्प्ट होंगे, जिसको मैं अबव एवरेज अटैम्प्ट कहूँगा। 15 से कम अटैम्प्ट थोड़ा सा एवरेज होगा, थोड़ा सा बिलो एवरेज होगा, लेकिन हाँ 15 से अटैम्प्ट आपका। अगर पेपर टफ भी आता है तो, सॉरी पेपर मॉडल आता है तो भी ठीक है। तो ये मेरा एक एस्टिमेशन है। हालांकि मुझे उम्मीद है मेरे ज़ॉम्बीज़ 20, 22, 25 नंबर भी लेकर आएंगे, उससे ऊपर नंबर लेकर आएंगे, लेकिन इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम अगर आपने सफलता बैच किया होगा और मैराथन्स किए होंगे, इतने नंबर तो आपके आ ही जाने चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट नहीं है सर, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऐसा मेरा एनालिसिस है जो मैंने पिछले साल के पैटर्न से किया है। एक चीज़ और, कभी भी आप एसबीआई क्लर्क को आरआरबी से कंपेयर मत कीजिएगा। आरआरबी का अलग तरीका है पढ़ाने का। इवन हम टीचर्स को भी इस साल चेंज करना पड़ेगा अपना तरीका, बिकॉज आरआरबी का पेपर इस साल डिफरेंट आया था, लेकिन ये तरीका एसबीआई क्लर्क का है। एक चीज़ और, अगर एसबीआई क्लर्क का पैटर्न चेंज होता है, फॉर एग्जांपल इफ दे स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मोर देन 6 मंथ्स 8 मंथ्स, तो फिर एसबीआई पीओ का भी पैटर्न चेंज होगा। हालांकि मैं अभी उस पर नहीं जा रहा बिकॉज ना तो समय है उसको लेकर, लेकिन अगर ट्रेंड फॉलो हुआ तो जो लेटेस्ट मंथ है वो फरवरी जनवरी इतना कर लेंगे और फिर दिसंबर कर लेंगे, तो काफ़ी हद तक काम आपका बन जाएगा। इन दी एंड गाइस, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, जो आपसे बन पड़े उतना करिए। इस माइंडसेट से मत जाइए कि मुझे इतने नंबर का करना है, क्योंकि वो कभी वर्क नहीं करता। मेरिट पे पेपर दीजिए, गेस वर्क कम कीजिए, अटेम्प्ट जितने बन सके उतने कीजिए, और बस कल एग्ज़ाम को कोशिश कीजिए ट्रीट इट लाइक एनी अदर पेपर। बिकॉज बीइंग वेरी ऑनेस्ट ना, डिपेंड करेगा ऑन द डे काफ़ी हद तक कि पेपर कैसा आएगा। लेकिन हाँ अगर आपकी तैयारी दुरुस्त है हर सब्जेक्ट्स में और आपने करंट अफेयर्स भी पढ़ा हुआ 4 महीने का, तो पेपर आपका अच्छा ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एज द जीए फैकल्टी। एंड लगातार आपके साथ बने रहेंगे इस चैनल पर। तो अगर आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है, आने वाला एग्ज़ाम जो आईपीएस आरआरबी, आईपीएस आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क का, उनकी तैयारी करनी है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए विथ मैक्सिमम पीपल। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।